हमारी नेक्स्ट पोएम है वो है एनिमल्स। तो एनिमल्स को किसने लिखा है? वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है। और इस पोएम में हमारे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि देखो एनिमल्स कितने अच्छे होते हैं, वो क्राई नहीं करते हैं, इतना रोते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं। वेराज जो ह्यूमंस होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, कभी भी कुछ अच्छा करते हैं तो लोगों के जा के बताते हैं। The poet praises animals for being better than human beings. The theme of the poem is not to highlight how good humans are, but to compare human beings with them in order to highlight the flaws of their nature. तो इस पोएम का मकसद ये नहीं है कि देखो एनिमल्स जो हैं कितने अच्छे हैं और ह्यूमंस कितने बेकार हैं, लेकिन ह्यूमंस को उनकी जो खराबियां हैं, उनमें जो कमियां हैं, उनको ये पोएम बता रही है। Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. He has pointed out the evils present inside the human brain which he thinks animals don't have. That is why he thinks that animals are much better than human beings. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. यहाँ पे प्लेसेड का मतलब क्या है? वो कितने काम और पीसफुल होते हैं। कंटेंट का मतलब है कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, उनमें इतनी लालच और ये सब नहीं होता है, वो सेल्फ कंटेंट होते हैं। सो व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू? तो यहाँ पे लिखा है आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, तो वो एनिमल बनना चाहते हैं। हु हैज कंपोज द पोएम? पोएम को किसने लिखा है? वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है। Which word in the stanza is the antonym of the word agitated? Agitated का मतलब होता है बहुत गुस्से में होना, खराब मूड में होना, और उसका ऑपोजिट वर्ड है placid, जिसका मतलब होता है बहुत ही पीसफुल होना, बहुत ही काम होना। Which quality of the animals attract the poet? तो वो बोल रहे हैं कि वो कितने placid और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, कितने काम और पॉइस होते हैं। तो यही जो क्वालिटी है हमारे पोएट को एनिमल्स की अट्रैक्ट कर रही है। लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुआ है एसोनेंस, यूज ऑफ वॉवल साउंड आई इन आई थिंक, आई लिव विथ एनिमल्स। रिपीटेशन हुआ है लॉन्ग, तो स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन। एनाफोरा, आई word used at the start of 2 consecutive lines. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for the sins. They do not make me sick, discussing their duty to God. तो वाइन का मतलब है रोते नहीं है। स्वेट का मतलब है वैसे तो पसीना होता है, लेकिन यहाँ पे स्वेट का मतलब है कि वो कंप्लेन नहीं करते किसी भी चीज़ के बारे में। और सिंस का मतलब है इमोरल एक्शन, रॉन्ग डीड्स नहीं करते हैं। सो व्हाई डू ह्यूमंस लाई अवेक इन द डार्क? जो इंसान होते हैं उनको अपने गलत काम को सोच सोच के, वो जो गलत डीड्स करते हैं, गलत एक्शन करते हैं, उनको याद कर करके उनको रात में नींद नहीं आती है, तो वो रोते हैं। तो क्राई फॉर देयर सिंस, इसी के कारण वो रात को जागते हैं। What does the word whine mean here? whine का मतलब है रोना, कंप्लेन करना। सो हाई कंप्लेनिंग क्राई। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो वो हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं। वेरियाज जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करते हैं। हु आर दे हियर? दे डू नॉट लाई। तो ये सारी बातें एनिमल्स के बारे में करी गई है, ठीक है। वाई डज द पोएट फील सिक? पोएट को सिक इसलिए फील होता है कि जब भी कोई ह्यूमन अच्छी कोई डीड करता है तो वो लोगों को जा के बताता है, देखो मैंने आज ऐसा किया, देखो मैंने आज वैसा किया। सो ह्यूमंस टेल अबाउट द गुड डीड्स डन बाय देम टू अदर्स विच मेक्स द पोएट सिक। लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुआ है एनाफोरा, यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more consecutive lines। तो यूज ऑफ दे डू नॉट। मेटाफोर का यहाँ पे यूज हुआ है स्वेट एंड वाइन रेफर टू द क्राइज एंड कंप्लेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है और यहाँ पे मेटाफोर का यूज किया गया। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. यहाँ पे demented का मतलब है पागल होना, डिस्टर्ब होना, मैड होना। नील्स का मतलब है बो करना, घुटनों के बल बैठना, जिसको नील डाउन बोलते हैं। So what are the things done by only by humans? Commit sin, always grumble, lot of worries। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही करते हैं।
What is the synonym of the word demented? Demented का मतलब है mad, पागल, disturbed. तो उसका synonym हो जाएगा mania, ठीक है, या maniacs. What is the main problem of humans? They are mad after materialistic things. All right. What does another here means? यहाँ पे लिखा है not one kneels to another. तो यहाँ पे एनिमल जो हैं एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स के सामने भी नहीं और किसी के सामने भी नहीं. What does the line kind that lived thousands of years ago mean? यहाँ पे एनिमल्स के एंसेस्टर्स की बात करी गई है कि जो एनिमल हैं अपने एंसेस्टर्स के सामने भी घुटने नहीं टेकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने एंसेस्टर्स के सामने झुकते हैं. ऑल राइट. व्हाट डज द वर्ड नील सिंबलाइज हियर? तो यहाँ पे नील का मतलब है प्रे कर. तो यहाँ पे ह्यूमंस की बात करी गई है जो अपने एंसेस्टर्स के सामने झुकते हैं. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब यहाँ पे evince का मतलब होता है शो करना, रिवील करना है. possession का मतलब है ओनरशिप ऑफ समथिंग, और यहाँ पे टोकन्स का मतलब है क्वालिटीज की बात करी गई है, और नेग्लिजेंटली का मतलब है केयरलेसली, विदाउट एनी केयर. तो हु एक्सेप्ट्स व्हाट? यहाँ पे जो पोएट हैं वो एनिमल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे हैं. वो खुलेआम अपने रिलेशंस को बताते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है. और जो ह्यूमंस होते हैं वो मुखौटा लगा के रखते हैं, चालबाजी करते हैं, जालसाजी करते हैं. सो व्हाट डज द पोएट मीन बाय टोकन्स? टोकन्स का यहाँ पे मतलब है क्वालिटीज, ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो खुलेआम इन क्वालिटीज को बता रहे हैं. विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन शो और रिवील? एविंस का मतलब होता है दिखाना, रिवील करना, शो करना. व्हाट इज द पोएट वॉन्डर? पोएट ये वॉन्डर कर रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज थी एनिमल्स को कहाँ से मिली, या तो ह्यूमंस ने खुद ही दे दी या फिर नेग्लिजेंटली कहीं ड्रॉप कर दी. ऑल राइट. Next is, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So what does the poet wonder about? He wonders about the simplicity and values of the animals. Who is I here? I यहाँ पे पोएट खुद की बात कर रहा है कि मैं खुद ही वॉन्डर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ. What do animals possess? Animals possess kindness and sympathy. वो बहुत ही सीधे होते हैं, वो चालबाजी नहीं करते, जालसाजी नहीं करते, रॉन्ग डीड्स नहीं करते, सिंस नहीं करते, वो बहुत ही काइंड और सिंपैथेटिक होते हैं. The antonym of the word huge is, huge का मतलब है बहुत बड़ा, तो उसका ऑपोजिट होता है insignificant, यानी बहुत ही मामूली, छोटा. तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं? यहाँ पे यूज हुआ है मेटाफोर. मेटाफोर का मतलब है कंपैरिजन किया गया है. तो द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस आर रेफर्ड टू एज टोकन्स. तो क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स को टोकन्स के साथ कंपेयर किया गया है. ऑल राइट. दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोयम है द बॉल पोयम. तो बॉल पोयम को किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन ने लिखा है. और इस पोयम की थीम क्या है? इस पोयम की थीम यही है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे जाएंगे, इनसे हमको दुखी नहीं होना है. बहुत सारी चीज़ें हमसे खोएंगी, बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ेंगे, लेकिन उस दुख को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है. Describes the grief of a boy over the loss of his ball. With that loss, he senses his first responsibility in a materialistic world. जब एक लड़के की उसकी फेवरेट बॉल घूम जाती है तब उसको रियलाइज़ होती है उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तब उसको ये रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे छीन ली जाएंगी, हमसे खो जाएंगी. बहुत सारे इंसान हैं जो हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे, लेकिन हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, उस दुख को पकड़ के नहीं बैठना है. What you love, things or people will not be with you forever. Learn to stand up, to be strong, get on with life no matter how much it hurts inside. Accept everything and let go and not clinch on to something. यानी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, हमको मूव ऑन करना है. Alright, हमारा पहला स्टैंजा है What is the boy now who has lost his ball? What is he to do?
I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. So merrily का मतलब है बहुत खुशी से उछलते उछलते वो जो बॉल थी वो पानी में चली गई. Bouncing का मतलब क्या है? उछलते हुए, जंप करते हुए. So what do you mean by the expression what? What is he to do? यानी अब वो लड़का क्या करेगा? इसका मतलब क्या है? Denotes boy's grief over loss of ball. क्योंकि वो खड़े होकर देख रहा है कि उसकी बॉल पानी में चली गई है. Where did the ball go? Into the river. Okay? Which word is the synonym of happily? Happily से मिलता जुलता word stanza में क्या है? Merrily. यानी बहुत खुशी से. तो ये जो बॉल थी बहुत खुशी से उछलते उछलते पानी में चली गई. What does the expression mean? Oh, there are other balls. इसका मतलब है लॉस इज ऑफ मेजर कॉन्सिक्वेंस. इस लॉस से उस बच्चे को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है. सो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ यहाँ पे. एनाफोरा, यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 or more लाइन्स. व्हाट इज द बॉय, व्हाट एंड merrily बाउंसिंग. तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज हुआ है. एसोनेंस यानी रिपीटेड साउंड ऑफ वॉवल. ओ का यहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड मिला है. बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट. इमेजरी, एक सीन क्रिएट करने का हमारे सामने पोएट ने एक कोशिश करी है. जब हमारे पोएट बोलते हैं merrily bouncing down the street, तो हम इमेजिन करते हैं कि बॉल जो थी बहुत ही खुशी खुशी से जंप करते करते पानी में चली गई. रिपीटेशन हुआ यहाँ पे what is he to do. तो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है. दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. यहाँ पे grief का मतलब है बहुत ही sorrow, बहुत ही दुख होना. rigid मतलब अब बॉल उसकी जब चली गई है तो वो एक टक निगाहों से रिजिड होके, सख्त होके बस उसी को देखा जा रहा है. ट्रेम्बलिंग का मतलब है वो दुख से शेक हो रहा है. हार्बर का मतलब है जहाँ पे शिप बांधे जाते हैं वहां पे वो बॉल चली गई है. इंट्रूड का मतलब है इन्वेडर. अब जब हमारे पोएट बोलते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी मैं उसके दुख में शामिल होने, उसको डिस्टर्ब करने नहीं जाऊंगा. ऐसा नहीं बोलूंगा कि देखो वहां दूसरी बॉल है उसके साथ खेल लो. वर्थलेस का मतलब है अब उसकी कोई वर्थ नहीं रह गई है, वो वैल्यू लेस हो गया, यूजलेस हो गया. और अल्टीमेट का मतलब है फाइनल. तो आपको ये वर्ड के मीनिंग्स पता होना चाहिए. हो सकता है एमसीक्यू में उनके मीनिंग्स ही पूछ लिए जाए. सो विच एडजेक्टिव इन दिस लाइन्स एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ दिस लॉस इन द बॉय. तो हम देख सकते हैं कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. वो रिजिड होके उस बॉल को देखते जा रहा. एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन शेपिंग ग्रीफ. शेपिंग ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या है? बहुत ही दुख हो रहा है, उसको सॉरो हो रहा है, यानी बहुत ही अनहैप्पी फील कर रहा है, बहुत ही सैड फील कर रहा है. विच वर्ड इन दिस लाइन्स इज सिनोनिम ऑफ इंटरफेयर. तो हमने देखा कि इंट्रूड का मतलब होता है इन्वेड करना. ठीक है, तो हमारे जो पोएट है बोल रहे हैं कि मैं उसको इस सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं करूंगा. वाई इज मनी और अनदर बॉल वर्थलेस फॉर द बॉय. अब मनी वर्थलेस क्यों है उस बॉय के लिए? क्योंकि मनी एक एक्सटर्नल चीज है. मनी से चीजें तो आ सकती हैं लेकिन उन चीजों से जुड़ी मेमोरीज नहीं आ सकती हैं. ठीक है, तो उस बॉल के साथ हमारा जो बॉय है उसकी बहुत सारी जो मेमोरीज थी वो जुड़ी हुई थी. ठीक है, तो अब वो बॉल तो चली गई और उस बॉल के साथ सारी मेमोरीज भी चली गई. इसीलिए सेंस ऑफ लॉस एज सेम बॉल कैन नॉट बी फाउंड एज मेमोरीज वर अटैच्ड विद दैट बॉल. इसीलिए मनी या फिर अनदर बॉल इज वर्थलेस फॉर द बॉल. तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है रिपीटेशन. रिपीटेशन का मतलब है जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे बॉल वर्ड बार बार रिपीट हुआ है. नेक्स्ट इज असाइडेटॉन. असाइडेटॉन का मतलब क्या है? नो यूज ऑफ कंजंक्शन इन सेंटेंस. कंजंक्शन क्या होते हैं? एंड, बट, और ये सारे कंजंक्शन होते हैं जो सेंटेंस में वर्ड्स को जोड़ते हैं. लेकिन इस लाइन में अ डाइंग कॉमा अनदर बॉल कॉमा इज वर्थलेस. तो यहाँ पे कंजंक्शंस का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे असाइड रिटर्न का यूज हुआ है. ऑलराइट,
हमारे नेक्स्ट लाइन है, इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। पोजेशन का मतलब क्या है, चीजों पे ओनरशिप होना, और एक्सटर्नल का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मनी इज एक्सटर्नल का मतलब है थिंग्स विथ विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड। सो व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड, अब बॉय को जब ये बॉल घूम गई है उससे क्या पता चल रहा है, उसको ये पता चल रहा है कि चीजें तो आती जाती रहेंगी, हमको उस दुख को पकड़ के नहीं बैठना है। टू ग्रो अप एंड कोप विथ लॉस, कोप का मतलब है उभरना, उस चीज को हैंडल करना, ठीक है। What does the word balls signify? तो यहाँ पे ball signify कर रहा है boy's childhood and innocence and his young days. What does the poet mean by money is external? Money cannot buy memories, nor it can replace the things or people will love. ठीक है, इसीलिए वो बोलते हैं कि मनी तो एक्सटर्नल है, मनी से दूसरी बॉल तो आ जाएगी, लेकिन वो बॉल जिसके साथ मेमोरीज अटैच थी वो मेमोरीज नहीं आ पाएंगी। What does the poet mean by in a world of possessions? यानी ये जो हमारा वर्ल्ड है वो possession से भरा हुआ है, यहाँ पे materialistic चीजें भर भर के हैं। So the world is filled with materialistic things and wealth. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. तो वो अपनी डेस्परेट आइज से देख रहा है, मतलब बहुत ही होपलेस होके, रेडी टू डू एनीथिंग टू चेंज द सिचुएशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, जो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो यानी अब जब ये बॉल घूम चुकी है, जा चुकी है, अब ये जो बच्चा है वो सीख रहा है कि चीज़ें तो घूमती रहेंगी, हमको उस लॉस से उभरना होगा। सो हाउ आर द बॉयज आइज, कैसी हैं उसकी आंखें, डेस्परेट हैं, वो एक टक निगाहों से अपनी बॉल को देखा जा रहा है। द बॉय इज लर्निंग वॉट, टू कोप अप विथ लॉस। द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी मीन्स मेथडोलॉजी, या आप समझ सकते हैं नॉलेज, ठीक है। वॉट मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द पोयम, नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर लॉस एंड मस्ट लर्न टू लिव विथ लॉस। यानी कोई चीज़ घूम जाती है, कोई इंसान छोड़ के चला जाता है या कहीं चला जाता है, तो हमको उस दुख को पकड़ के नहीं बैठना है, हमको स्ट्रांग रहना है, उस दुख को कोप अप करना सीखना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। ऑल राइट, सो व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम? फर्स्ट इज एलिटरेशन, यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स, बाइज द बॉल बैक, ठीक है। एसोनेंस का यूज हुआ है, वॉवल का साउंड आया है ई का, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो इस पूरे सेंटेंस में हम वॉवल ई का साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुन सकते हैं। रिपीटेशन, बॉल जो वर्ड है उसका रिपीटेशन बार बार हुआ है, और राइमिंग स्कीम इस पोयम में कुछ भी नहीं है। देयर इज नो राइमिंग स्कीम फॉलोड इन द पोयम।